मार्केट क्रैश हो रहा है लेकिन फिर भी स्टेबल रहना है। इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन एंड इफ यू फॉलो दिस रूल ना, आप कभी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाओगे। म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम। म्यूचुअल फंड में पैसा आया है, दैट इज ओनली 15% ऑफ जीडीपी। वही आप जब ग्लोबल मार्केट्स का देखोगे, यूएस इज हैविंग 80% ऑफ जीडीपी जो म्यूचुअल फंड्स है। तो एक बॉलीवुड का डायलॉग है 21 दिन में पैसा डबल। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक अगेन। अगर एक कॉमन मैन जब इन्वेस्ट करना जर्नी स्टार्ट करता है तो कुछ गलतियां हैं जो शायद वो ना करे तो उनका पोर्टफोलियो और अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी गलती। थैंक यू सो मच ब्राह्मी मैडम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि आज हम थोड़ा फिनेंस और म्यूचुअल फंड को और डिटेल में समझे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम। आपको क्या लगता है, ये सच में स्कैम है? नो, आई डोंट थिंक सो। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखोगे तो 66 लाख करोड़ ऑफ रुपीस का AUM है अकॉर्डिंग टू अगस्त 2024। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स, तो अभी तक जो म्यूचुअल फंड में पैसा आया है दैट इज ओनली 15% ऑफ जीडीपी। वही आप जब ग्लोबल मार्केट्स का देखोगे, यूएस इज हैविंग 80% ऑफ जीडीपी जो म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप यूके देखो, जापान देखो, एवरीवन इज हैविंग मोर देन 45 to 50%। तो हम जब बात करते हैं इंडियन मार्केट की, वाई पीपल आर टेलिंग इट स्कैम? इज इट बिकॉज पैसा बहुत बढ़ने लगा है, बहुत लोगों को नॉलेज आने लगी है, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड बिकॉज AUM साइज इज ग्रोइंग, पीपल आर थिंकिंग कि ये एक स्कैम है, एक बबल है। बट इन रियलिटी व्हेन यू कंपेयर टू अदर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, it is just 15% of GDP. So I don't think कि mutual fund is a scam. And in long run it is a great इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ कि जीडीपी का 15% है, लेकिन क्या ये सब लोग वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या हमें भी वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्क्रैच। पहले तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि जनरली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट लोगों को यही पता है कि हाँ यार हम कोई ग्रो ऐप या तो जीरोधा या कोई ना कोई ऐप में जाएंगे, वहाँ से जाके कोई शेयर्स खरीद लेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है और मुझे वहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट को छोड़ के? सी म्यूचुअल फंड, जैसे हमें पता है स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सब लोग जो 5-10 स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपने अपने पार्ट का प्रोजेक्ट करते हैं एंड फिर वो फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो टीचर को एंड वो टीचर आपको मार्क्स देती है। सेम वे फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं एंड देन दैट इज बिन इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। एंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे हाइब्रिड हो गया, डेड हो गया, कॉमोडिटी हो गया। तो काफ़ी सारे टाइप के म्यूचुअल फंड रहते हैं एंड बेसिस कि आपका रिस्क कितना है, आपका असेट एलोकेशन क्या है, बेसिस ऑन दैट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो सिंपल वे में अगर म्यूचुअल फंड को समझना है, हम सब जो इन्वेस्टर्स है छोटा छोटा पोर्शन अपने इनकम का इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ एंड दैट इज बिन इन्वेस्टेड इन मल्टीपल असेट्स। लेकिन फिर उसको ये टैगलाइन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। पहले तो मुझे ये बताइए, ये सच में सही है? और अगर सही है तो किस टाइप के लोगों के लिए सही है और क्यों? आई वुड से सबके लिए सही है एक्सेप्ट फॉर वन टाइप ऑफ पीपल जो बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए सही नहीं है जिसके पास पेशेंस नहीं है। मान लो आपके घर का वाईफाई ख़राब हो जाता है एंड आप पैनिक होने लगते हो, यार वाईफाई नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है। अगर आपका वैसा बिहेवियर है तो म्यूचुअल फंड में आप टिक नहीं पाओगे, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आप समझ रहे हो, आप जब इन्वेस्ट करते रहोगे तब वो कंपाउंड होगा पैसा और तब जाके आपका वेल्थ बनेगा। बट अगर आप बोलोगे यार आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कल मुझे कैसे भी करके करोड़पति बनना है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। हाँ, आप करोड्स ऑफ रुपीज डालो एंड देन यू से कि ओके आई एम गेटिंग करोड्स ऑफ रुपीज बैक, दैट इज ओके। बट छोटे से स्टार्ट करें और नेक्स्ट ही मंथ करोड़पति बनना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आप इम्पेशेंट बिहेवियर वाले हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। बाकी हर टाइप के इन्वेस्टर या लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। बी इट आप अपने किड के लिए प्लान कर रहे हो, बी इट समवन जो मिडिल एज में है, बी इट समवन जिसने न्यू अपना काम स्टार्ट किया है, समवन जो कॉलेज से अभी बाहर आया है एंड नाउ ही इज़ फाइंडिंग अ जॉब, सबके लिए इन्वेस्टमेंट सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है।
बट अगर आप इम्पेशेंट हो तो यहाँ पे आपका वर्क नहीं होगा. तो वो एक बॉलीवुड का डायलॉग है 21 दिन में पैसा डबल, नहीं तो होता वैसा है. टाइप का. वैसा नहीं होता. 21 दिन में पैसा डबल सिर्फ लक्ष्मी चीट फंड में होता है, यहाँ पे नहीं होता है. सो ये म्यूचुअल फंड में टाइम कितना लगता है फिर? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ इन्वेस्ट करना चालू करूँ, आप जैसे बता रहे हो लॉन्ग टर्म, तो जनरली लॉन्ग टर्म मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट अगर मैं लेट्स से 5 साल 10 साल तक अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करके रखूँ तो? अगर डेटा पे आए तो अगर आप प्योरली डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको अराउंड 8 to 10% का रिटर्न्स देता है. अगर आप वही हाइब्रिड में आ जाते हो तो इट इज गिविंग यू अराउंड 14 to 15%. सेम विद कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड्स, वो भी आपको 14-15% देता है. अगर आप थोड़ा रिस्क लेके स्मॉल कैप मिड कैप यानी इक्विटी फंड्स में जाते हो तो वो आपको 18-20% का रिटर्न्स देता है. ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, उसके साथ आपको रिस्क भी तो देखना है कि अगर मैं उतना रिस्क ले ही नहीं सकती हूँ. अगर मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहाड़ चढ़ के नहीं जा सकता, पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको तकलीफ होती है, ब्रीदिंग इश्यूज होता है, देन इफ यू गो यू विल ऑब्वियसली फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि आपका रिस्क उतना आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, प्लस आपका रिस्क उतना नहीं है कि मैं उतना चल के जाऊँ. सेम वे म्यूचुअल फंड में होता है, जितना आपका रिस्क है उतना आप इन्वेस्ट करो, उस अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेगा. एंड देयर इज नो सर्टेन आंसर कि कितने टाइम में पैसा बनना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आपने कब स्टार्ट किया, मार्केट कंडीशंस क्या थी, क्योंकि मार्केट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. ओके, सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग व्हेन मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई और आपने लमसम इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 2 years में मार्केट डाउनफॉल पे है, तो मे बी आपका पोर्टफोलियो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा. बट आपने अभी इन्वेस्ट किया, SIP कर रहे हो और आपका अमाउंट एवरेज आउट हो रहा है, देन ऑब्वियस है कि आपका उस हिसाब से रिटर्न्स बनते जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई हैव सीन कि मिनिमम 3 years तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को देना चाहिए. Okay. अगर आप 3 years के बाद देखोगे तो आपके रिटर्न्स दिखने लगेंगे. 3 years में शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बट द पोर्टफोलियो आई हैव built and I am investing since a long time now, so I have seen कि yes 3 years तो मिनिमम आपके पोर्टफोलियो को दो ताकि वो रिटर्न्स जनरेट कर सके. एंड दिस इज प्योरली फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. ओके, थोड़ा सा ये डिटेल में जानना चाहूँगा. आप अभी बीच में बता रहे थे हाइब्रिड, कमोडिटी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अगर थोड़ा इसे ब्रेक डाउन कर सको, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है? See, if you know, in 2008 मार्केट क्रैश डाउन. ओके, अब मान लो किसी ने 2007 में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया, ये सोच के कि मैं 2009 में शादी करूँगा और या करूँगी, वॉट एवर इट इज़. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि आई इन्वेस्टेड 10 lakhs, आई एक्सपेक्टेड ओके सब म्यूचुअल फंड बोल रहे, आई विल गेट 20-25% एंड आई विल हैव सम कॉर्पस ऑफ 13-14 अराउंड 12-13 lakhs एंड आई विल यूज़ दैट मनी फॉर माई मैरिज. बट नाउ व्हाट हैपन्स, क्योंकि 2008 में मार्केट क्रैश डाउन, ओवरऑल मार्केट यूएस, चाइना, जापान, हांगकॉन्ग, इंडियन मार्केट ऑल वे डाउन बाई 40-50%. सो आपका जो 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो अब बन गया है 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया, वॉट एवर इट इज़. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, अ रिटेलर माइंडसेट, दे वोंट वेट फॉर बाउंस बैक. वो क्या सोचेगा, यार अभी और गिर सकता है, सो ही विल विदड्रॉ इट. सो आपने जो 10 लाख रुपए आपके शादी के लिए जमा किया था, थिंकिंग 20% 12 लाख होगा एंड आई वुड गेट गुड रिटर्न्स एंड एवरीथिंग, अब वो सिर्फ 5 लाख रुपए. सो यू विल हैव दैट रिग्रेट इन योर माइंड एंड दैट इज़ वे असेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट कि ओके मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो मैं पूरा इक्विटी में ना डालूँ. इक्विटी किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म है, 5 years 10 years, उनके लिए इक्विटी सही है. बट अगर मुझे शॉर्ट रन में पैसा चाहिए, मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन, देन आपके लिए हो जाता है कॉमोडिटी, डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. अब कॉमोडिटी मतलब क्या, आपका गोल्ड एंड सिल्वर. इफ़ यू सी, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न्स दिया इन लास्ट 6 months, सिल्वर ने दिया 48% का रिटर्न्स इन लास्ट 1 year. So when gold and silver are giving returns, and if you see the last 10 years का history, gold has been from 25,000 to now almost 65-70,000. So almost 30-35,000 का जंप लिया है गोल्ड ने. ऑब्वियस है कि हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट में ये जंप चाहिए कि येस इतने रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टमेंट में भी बनने चाहिए, एंड हेंस असेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एंड इसीलिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो 1-2 साल में पैसा रिटर्न्स चाहते हैं,
फॉर देम गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड कॉल्ड एज कमोडिटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड वो सही है। डेट मतलब क्या होता है, मान लो कि गवर्नमेंट कोई नेशनल हाईवे बना रही है तो गवर्नमेंट विल कम अप एंड से कि ओके यू ऑल इन्वेस्टर्स गिव अस सर्टेन अमाउंट एंड इस पे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देंगे। सो इक्विटी में आपको कोई गारंटी रिटर्न्स नहीं मिलता है। डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है एवरी ईयर। इट इज सिमिलर टू योर एफडी बट नॉट एफडी एंड इट कम्स विथ मेच्योरिटी। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू वो मेच्योरिटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ओके 6 मंथ्स में इन्वेस्ट किया, मे बी इमरजेंसी आई तो मैंने उस पर विड्रॉ कर लिया। सो डेट म्यूचुअल फंड्स आर देयर। हाइब्रिड मतलब क्या, एक ही म्यूचुअल फंड के थ्रू आप दोनों में इन्वेस्ट करते हो। सो देर इज दिस वन हाइब्रिड फंड, कोटक डेट हाइब्रिड फंड which has given 18% returns in last 1 year. So मान लो किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया रहता है शॉर्ट टर्म के लिए तो 18% इज वेरी गुड, आउट परफॉर्मिंग योर एफडी, योर इक्विटी रिटर्न्स, एवरीथिंग इन शॉर्ट रन। सो हाइब्रिड मीन्स कि आप एक पोर्शन, थोड़ा पोर्शन इक्विटी में जाता है, थोड़ा पोर्शन डेट में जाता है थ्रू वन म्यूचुअल फंड। Okay, now when I say Kotak Debt Hybrid Fund, it is investing 70% in debt, 30% in equity and cash. So आपका रिस्क बहुत कम है क्योंकि 30% ही इक्विटी में है। ओके, एंड सिक्योर्ड या स्टेबल रिटर्न ज़्यादा है बिकॉज डेट का पोर्शन ज़्यादा है। So this is where people don't understand that yes, there are different options. Asset allocation करना बहुत ज़रूरी है and then only invest according to your goals. ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि डेट में अगर रखोगे तो आपको रिस्क कम होगा और इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर रिटर्न्स में भी डिफरेंस होगा। Yes, yes. तो व्हाट कैन बी द एवरेज रिटर्न्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट? जैसे आपने बताया एफडी से तो अच्छा है, लेकिन कितना है? ओके, सो सी प्योर डेट म्यूचुअल फंड विल गिव यू अराउंड 8 to 10% रिटर्न्स। अगर आप हाइब्रिड में जाते हो 14-15% मिल सकता है ऑन एन एवरेज रिटर्न्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी 18-20% मिलता है। अब इक्विटी में अगर आप इंडेक्स फंड में जाते हो प्योरली निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले, उसमें तो आपको 12 to 15% का रिटर्न्स दिया है लास्ट 10 years में। ओके, सो आई थिंक हाइब्रिड फंड्स आर गुड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए, या फिर मॉडरेट टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड आउट रहे। मैं इसमें थोड़ा सा ना जस्ट टैक्स का मॉड्यूल जानना चाहूँगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को या जो यंग पर्सन रहते हैं जो कहीं ना कहीं खुद से इन्वेस्ट करने की शुरुआत करते हैं, वो टैक्स स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं। इन फैक्ट लाइक वो लोग सिर्फ छोटा सोचते हैं कि हाँ यार मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 20,000 बन गया, चलो ठीक है विड्रॉ कर लो, लेकिन उनको ये नहीं समझता कि उसके पीछे टैक्स भी तो लगेगा। Right. तो थोड़ा सा ये चीज़ को समझाइए कि शॉर्ट टर्म क्या टैक्स लग सकता है, ELSS क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर बात कर सके तो। सो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट ELSS। तो जब हम ELSS की बात करते हैं, ELSS उनके लिए है जो ऑब्वियसली फर्स्टली अर्निंग है, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स भी आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट बिकॉज दे डोंट हैव इनकम, सो आई डोंट थिंक कि उनके लिए ELSS नेसेसरी है। ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये पर्टिकुलरली टैक्स सेविंग स्कीम्स होते हैं जहाँ पे मान लो आप टैक्स भरते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो आप कम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 50,000 इन ELSS, तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आपके ITR में। ओके, यूजुअली सजेस्टेड फॉर दोस्त जिसकी इनकम पूरे साल में इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है। ओके, क्योंकि उस पर आपको टैक्सेस भरने आता है, तो आप 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। द मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन क्लेम इज अप टू 1,50,000, सारा कुछ मिला के, PPF हो गया है, सारा कुछ मिला के। सो मान लो PPF वगैरह में आपने कुछ 40,000 क्लेम किए, तो बाकी का आप इन्वेस्ट करके ELSS में इन्वेस्ट करके क्लेम कर सकते हो, और आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम कर सकते हो। सो दिस इज वन पॉइंट। ELSS किसके लिए? जिसके लिए 10 लाख से ज़्यादा इनकम है उनके लिए, एंड जिसको टैक्स बचाना है। ओके, नाउ कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म टैक्सेस वर्सेज लॉन्ग टर्म। ये इक्विटी के लिए अलग होता है, डेट के लिए अलग होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था, 2021 में इन्वेस्ट किया था, आज 2024 है, आप विड्रॉ कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल 12.5% के टैक्सेस लगेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसका अगर आपने प्रॉफिट बनाया 1,25,000 से ज़्यादा,
अगर उसके नीचे है प्रॉफिट तो कोई टैक्स नहीं है, बट उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो 12.5% का टैक्सेस आपको लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब मान लो कोई SIP कर रहा है, ठीक है, मैं लास्ट 4 साल से SIP कर रही हूँ 2020 से, नाउ 2024 आई वॉन्ट टू विड्रॉ इट, तो पहले के 3 साल जो है ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है। अब ये लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग मतलब आपने 12 मंथ से ज़्यादा का होल्ड किया है उसको, शॉर्ट मतलब 12 मंथ से कम होल्डिंग है। अब SIP तो आप एवरी मंथ कर रहे हो, ओके, सो पहले के 3 साल जो रहेंगे उसको तो ऑलमोस्ट 3 years 2 years 4 years हो गया है, ठीक है, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जो न्यू है, जो लास्ट 12 मंथ्स में आपने SIP की है, क्योंकि उसको तो पूरा 1 साल नहीं हुआ है, किसी को 11 मंथ्स हुए, किसी को 10 मंथ्स, किसी को 9 मंथ्स हुए, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है 20% का, ओके। सो SIP में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों आता है। लमसम में सिर्फ लॉन्ग टर्म आएगा अगर आपका होल्डिंग 1 year से ज़्यादा है, अगर 1 year से कम है तो शॉर्ट टर्म आएगा। और जो पर्सन डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे और तुरंत 5-6 महीने में बेच देंगे, तो उनके लिए तो ये भी देखना है कि जो आपको प्रॉफिट आया उसमें से 20% आपका राइट जाने वाला है। यस राइट। आपके साथ बात करके लग रहा है आपको बहुत नॉलेज है म्यूचुअल फंड की। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया और क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक? मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया है फाइनेंस में ही। आई एम BCom ग्रेजुएट, MCom डन, MBA डन, सारा फाइनेंस कॉमर्स बैकग्राउंड है। प्लस मुझे मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया था, सो आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट फॉर ऑलमोस्ट 5 years। आई वॉज इन टू JP Morgan एंड क्रेडिट एग्रीकोल, सारे इन्वेस्टमेंट बैंक है, एंड आई वर्कड विद देम फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो आई केम टू नो कि यार ग्लोबल मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एंड दैट्स हाउ मेरा इंटरेस्ट और बड़ा स्टॉक मार्केट में, एंड नाउ आई एम इन टू फुल टाइम स्टॉक मार्केट पर्सन with content creation. And talking about my content creation, I started it in 2021, COVID period tha. See, I have a passion for wildlife photography, तो I do have my camera and all set up. So I was like कि okay चलो कैमरा भी है, मुझे फाइनेंस का पसंद भी है बोलना या जानना या रिसर्च करना, so then मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, कैमरा को एंड मेरी फाइनेंस नॉलेज को, एंड दैट्स हाउ आई हैव बिकम फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, एंड द जर्नी हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल सिंस लास्ट 3 years। अभी कैसे आप मतलब कितना AUM या क्या संभालते हो, कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हो? ओके, सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माई वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। सो आई एम अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट बोथ। सो जो भी मान लो कि किसी को, कोई एक हाउस वाइफ है हु इज़ अराउंड 40, ऑब्वियसली उनके पास कुछ लाइबिलिटीज़ रहती है, मे बी होम लोन, कार लोन, या बेबी का ध्यान रखना है, या दे माइट बी वर्किंग, दे माइट नॉट बी वर्किंग। सो एवरीथिंग कंसिडर्ड हम पूरा एक रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे असेट एलोकेशन करते हैं कि कितना किस में जाना चाहिए। सी एट एनी एज, बी इट 20, 40, 60, एनी एज, आपका एक प्रॉपर असेट एलोकेशन होना चाहिए कि कितना इक्विटी में जाएगा, कितना आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे, या कितना आप हाइब्रिड या बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इसमें इन्वेस्ट करोगे। सो दिस ऑल डिपेंड्स आपके मल्टीपल फैक्टर्स पे, जिसको हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, कि कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है, कितनी लाइबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड और प्लानिंग फॉर अ बेबी और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपकी कोई प्लान्स है, देन ऑब्वियसली वी विल हैव रिस्क असेसमेंट, रिस्क अकॉर्डिंगली, कि आप हाई रिस्क में आते हो या मॉडरेट में या लो रिस्क में, एंड उसके अकॉर्डिंग देन वी विल सजेस्ट यू कि कैसे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सी ऐसा नहीं है स्मॉल कैप सिर्फ हर किसी के लिए नहीं है, स्मॉल कैप हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में हर इन्वेस्टर कर सकता है, इंडेक्स फंड में कर सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर में, बट कितना % जाना चाहिए वो टोटली डिपेंड करता है आपके गोल पे और रिस्क पे। अगर किसी को आज से शुरू करना हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब जैसे आपने बताया रिस्क को अलोकेट करो या अपने गोल्स को देखो, तो इफ़ यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन अ बिट कि किस तरीके से उनको स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। ओके, सो सी व्हाट हैपेंस इज ना, पहले तो लोगों को गोल क्या है वो ही नहीं पता होता है। सो एक गोल होना
ज़रूरी है. एंड गोल मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लाइफ में मुझे शादी करनी है, मे बी आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मे बी आई एम प्लानिंग फॉर अ किड, और मे बी आई एम प्लानिंग फॉर अ हाउस, और मे बी आई वॉन्ट इट ऑल. ओके, सो हर एक के लाइफ में अलग अलग गोल्स रहते हैं. अब इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म यानी 1-2 साल में मुझे जो चाहिए, मे बी वर्ल्ड टूर पे जाना है, मे बी फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप जाना है, या वॉट एवर इट इज़. मिड टर्म में हो सकता है कि 3 years 4 years डाउन द लाइन आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड, या फिर मैं घर लेना चाहता हूँ, या वॉट एवर इट इज़. लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आई एम प्लानिंग फॉर माई रिटायरमेंट, या फिर घर लेना है बट 5 साल 7 साल बाद लूँगा, so that could be considered under long term. या फिर I am planning for children's education, so all this comes under long term. So this depends कि आपका गोल क्या है. मे बी मुझे बाइक लेना है 1 साल के अंदर, तो मैं फिर हाइब्रिड या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा. अगर मुझे चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए 10 साल का टाइम है, उसके बाद मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देन आई विल इन्वेस्ट इन इक्विटी. ऐसा नहीं है जब मैं लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ तो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, बट वो अलोकेशन ज़्यादा इक्विटी में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम 25 एंड आई हैव अ गोल कि ओके 10 साल बाद मैं घर लूँगी, विच वुड बी ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मनी. सो वॉट आई कैन डू इज़ आई कैन पुट मेजर चंक इन इक्विटी. ओके, बट आई ऑल्सो हैव डिपेंडेंसी, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे पे डिपेंडेंट है, सो मैं पूरा तो इक्विटी में नहीं डालूंगी, बिकॉज देन इफ आई पुट full into equity and something happens 2 years down the line, then I will have to be worried कि okay market भी down है, red portfolio दिख रहा है, मैं कैसे withdraw करूँ. So then I will put certain major chunk in equity, some portion in gold, some portion in debt as well. Okay, so this is how you bifurcate into short term, long term, mid term, and according to your risk appetite you invest and do asset allocation. तो इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है अगर एक कॉमन मैन जब भी इन्वेस्ट करना जर्नी स्टार्ट करता है, तो व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू नोटिस्ड कि ये कुछ गलतियां हैं जो शायद वो ना करे तो उनका पोर्टफोलियो और अच्छा हो सकता था? सबसे बड़ी गलती है पेशेंस ना होना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इन्वेस्टर्स डू. कि क्या होता है ना कि एक सिंपल सा चीज़ है, मैगी कितने भी जल्दी बन जाए 2 मिनट में, बट आपको पसंद क्या आएगा? वो स्लो कुक जो बिरयानी रहती है इलायची मार के, वो ज़्यादा पसंद आती है लोगों को. सो डोंट बी अ पर्सन जो मैगी ठीक है यार अभी के लिए खा लिए, पेट भर गया, ठीक है, बट योर प्रेफरेंस वुड बी अ बिरयानी, राइट? सेम वे पेशेंस होना मार्केट में ज़रूरी है कि नहीं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो लेट मी इन्वेस्ट, अभी मैं इनकम बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो लेट मी बिल्ड माई पोर्टफोलियो एज वेल. व्हाट हैपेंस इज ना कि मान लो एक पर्सन है जो 40-50,000 पर मंथ इनकम है. व्हाट हैपेंस, वो पहले एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज कर देता है, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है. वाई? बिकॉज ओके 20-30,000 वॉज मेन एक्सपेंसेस, ग्रॉसरीज ये वो, बट उसके बाद मैंने 20,000 खर्च कर दिए किधर? ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ सुट्टा मारने बैठ गया, बाहर चला गया, ये वो, एंड यू हैव एंडेड अप. सो व्हाट हियर आई कैन से इज कि पूरा पैसे को ना प्रॉपर प्लानिंग में डालो. सो यू कैन डू योर बजटिंग थिंग, एंड जैसे ही आपकी इनकम आती है यू प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अप योर थिंग. सेकेंड, आई थिंक डिसिप्लिन ना होना. पेशेंस एंड डिसिप्लिन गो हैंड इन हैंड, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए. सो वेन एवर आई हैव अ 1-on-1 कॉल विथ माई इन्वेस्टर्स, आई जस्ट से वन थिंग कि यार प्लीज़ बी वेरी डिसिप्लिन. आई डोंट वॉन्ट indisciplined people with me who are starting investment. Why? Because अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो 1 साल के बाद आप वो इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दोगे. आप बोलोगे अरे यार बस हो गया, या whatever XYZ reason you will start having and you will stop. But I have seen, because I am investing since I was 18 years, so I started early investing, and at that time I was not having any income. I was not working, I was in college. जो भी घर से पैसा बचता था उससे मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है. So I know that when you see your portfolio ना, it would be growing. After 8 years, 10 years, it would be a huge portfolio. So even if it is small amount, I started with 2,000 rupees. Even if it is small amount, start it. And 5 years, as I told you कि equity को 3 years तो minimum देना पड़ेगा.
3 years, 5 years, 7 years के बाद आपको ह्यूज पोर्टफोलियो आपके लिए दिखेगा एंड यू कैन यूज दैट मनी. एंड नॉट स्टार्टिंग अर्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक अगेन, क्योंकि आई स्टार्टेड एट 18. आई नो दैट वॉट एवर एज आई एम इन लेट 20s, एंड आई नो कि नहीं यार है, इसमें दम तो है. क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे ना, उतना जल्दी आप रिलैक्सड रहोगे. यू कैन ट्रैवल. आई लव ट्रैवलिंग, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग. सो इतना जल्दी आप ट्रैवल करने लगोगे एंड योर पैशंस यू कैन मीट. सो अर्ली इन्वेस्टिंग, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दिस 3 things, 3 biggest mistake as an investor you should not do. एक चीज़ है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं इन्वेस्ट कहाँ से करूँगा. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, जैसे आपने बताया आपने 2000 से स्टार्ट किया, तो ये क्या होता है, SIP क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और क्या अच्छा है हमारे लिए, एडवाइजेबल क्या है? As I told you, I started with 2000 rupees. There are mutual funds जो आपकी SIP सिर्फ 100 rupees से करते हैं. Now 100 rupees is nothing. आप एक डिनर डेट पे जाते हो, 1000-1500 तो आप ऐसे ही यूज़ कर देते हो. यू गो टू मे बी पेट्रोल भरवाने जाओगे, 200-300-500 रुपये तो ऐसे ही लग जाते. सो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद जस्ट 100 to 500 rupees एंड SIP मोड से. नाउ व्हाट इज SIP? इट मेक्स यू डिसिप्लिन्ड. व्हेन आई टोल्ड यू ना, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. SIP करो, डिसिप्लिन अपने आप बनते रहेगा. What happens, just like you have a loan, हर मंथ EMI कटती है एंड बैंक को पैसा जाता है, सेम वे में यहाँ पे भी आपके बैंक से पैसा कटेगा एवरी मंथ, बट दिस विल बी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि ये इन्वेस्ट होगा. सो मान लो आप 1000 रुपीज़ की SIP कर रहे हो. SIP मंथ मीन्स कि एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो. जो भी आपका म्यूचुअल फंड है, मे बी 2 से 3 म्यूचुअल फंड है या एक ही म्यूचुअल फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड में उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो. सो जस्ट लाइक योर EMI एवरी मंथ डेबिट होके बैंक को पैसा जाता है, बट दैट इज़ योर लायबिलिटी. दिस इज़ योर असेट बिकॉज दिस इज़ बिल्डिंग योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर. तो यहाँ से एवरी मंथ पैसा डेबिट होगा एंड दैट विल बी इन्वेस्टेड इन मार्केट एंड अदर असेट्स. सो यस, आपने बहुत करेक्टली बताया, लेकिन इसीलिए शायद हमारे घर पे जो बुजुर्ग है वो लोग कहते हैं कि अरे बेटा एक काम करो, घर ले लो, लोन पे ले लो. क्यों? क्योंकि वो EMI आएगा ना. मतलब मुझे लग रहा है SIP में भी ये चीज़ एक डिफ़ॉल्ट है कि अगर आप कोई SIP स्किप कर लेते हो तो कोई घर पे नहीं आता है. होम लोन अगर कभी स्किप कर दो, EMI स्किप कर दो, तो वो लोग घर पे आ जाते हैं लेने के लिए. तो कंपल्शन बन जाता है. बिकॉज दैट इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर असेट. बट देर इज वन थिंग अबाउट SIP कि अगर आपका स्किप होता है ना, तो नाउअडेज बैंक हैज बिकम वेरी चालाक, ट्रूली वेरी चालाक. क्योंकि अगर आपकी SIP, बिकॉज आपने उसको परमिशन दी है ना बैंक को कि हर मंथ डेबिट करो पैसा, अगर डेबिट नहीं होता है बाय एनी चांस कि आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, तो दे चार्ज यू अप टू 750 रुपीज़ फॉर मिसिंग दैट SIP. सो देर इज़ वन गुड ऑप्शन कि अगर मान लो आपको पहले से पता है कि इस मंथ में मैं SIP नहीं कर पाऊंगा, मेरी SIP मिस हो सकती है बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, तो वॉट यू कैन डू, यू कैन पॉज इट. यू कैन पॉज इट फॉर 1 month, 3 months, 6 months, वॉट एवर इट इज़. सो अगर आप पॉज करते हो तो आप पहले ही बैंक को बता देते हो कि नहीं, इस मंथ का डेबिट मत करना. सो देन दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग. बट अगर मिस हो जाती है तो दे चार्ज यू बिकॉज दे आर चालक, दे हैव टू अर्न, राइट? करेक्ट. सो बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न, दे आर चालक. सो डेबिट अगर मिस होता है तो होता है. तो ये जो हर महीने इन्वेस्टमेंट होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल SIP के थ्रू, क्या म्यूचुअल फंड एज अ होल एक कैटेगरी में जाता है या उसके अंदर भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि मल्टीपल कैटेगरीज तो है ही, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड हो गया, कॉमोडिटी हो गया. सो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क वी इन्वेस्ट इन दैट. या तो ये मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 की एज में था, मैंने तभी कोई SIP लगा ली, अभी तक वो चल रही है हर महीने. लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मैंने जो तभी हाइब्रिड में लगा दिया या किसी और में कैटेगरी में लगा दिया, अभी तभी की नीड्स अलग थी, अभी की मेरी नीड्स अलग है. तो क्या इसे मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी या वही चलने दें? सी, रिव्यू तो एवरी ईयर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. वाई? बिकॉज मार्केट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. ओके, इवन द गोल्ड, इवन द सिल्वर, सारे फ्लक्चुएट होते रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन हमें हमारे पोर्टफोलियो को मॉनिटर तो करना ही है.
ओके, सो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इज वन थिंग जो एवरी ईयर आपको करना चाहिए. नाउ देर इज अ क्लासिक थिंग. आई इन्वेस्टेड इन दिस एक्सिस स्मॉल कैप. ओके, एट दैट टाइम इट वॉज अ टॉप परफॉर्मर. आई एम टॉकिंग 5-6 years बैक. तभी मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था SIP. बट नाउ फ्रॉम सिंस लास्ट 1 year इट हैज़ नॉट बीन अ गुड परफॉर्मर. सो क्या होता है ना, एंड ये स्कूल में भी होता है यार, जो फर्स्ट रैंकर है वो मे बी 2nd-3rd पोजिशन पे आता है एंड द रैंकिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. सेम वे में म्यूचुअल फंड में भी होता है कि हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि इसमें एंटर करना है. हम पास्ट रिटर्न्स, रिस्क हो गया, आपका वॉलीटिलिटी हो गया, ये सब मेजर करके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. ओके, बट वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कि ओके इसने लास्ट 10 years में इतने अच्छे रिटर्न्स दिए, आगे भी देगा. बट माइट बी पॉसिबल कि अच्छा परफॉर्म ना करे. तो एक्सिस स्मॉल कैप वॉज नॉट performing very great in my portfolio. So what I did last 1.5 year ago was I shifted from that Axis small cap to some another mutual fund. Okay, and this you have to do कि अगर मान लो कि वो अब तक टॉप परफॉर्मेंस था, might be possible अब वो ना हो. So क्यों हुआ ये? क्योंकि रीज़न जानना भी ज़रूरी है. एक्सिस का एक प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट कीप ऑन रिव्यूइंग इट. उसके जो 4 साल पहले जो स्टॉक्स थे वही स्टॉक्स आज उसके पोर्टफोलियो में. So if you don't keep on changing according to market fluctuation, then आपका तो रिटर्न्स नहीं बनने वाला. So ऐसा नहीं है कि जो आज टॉप परफॉर्मर है वो कल भी रहेगा. It keeps on changing, hence you have to keep on reviewing your portfolio. So one thing, every year you have to review and monitor. हर मंथ मत करो, but once in a year do it. Second, every 5 years you have to keep on changing your asset allocation. मान लो अभी मैं 40 हूँ, 40 के हिसाब से मैंने 60% इक्विटी में इन्वेस्ट किया, 20% गोल्ड में, 20% डेट में. नेक्स्ट व्हेन आई टर्न 45 आई विल कीप लेस इन इक्विटी, मे बी अराउंड 55% इन इक्विटी, 45% इन डेट एंड गोल्ड. ओके, सो एज एंड व्हेन यू ग्रो योर इक्विटी पोर्शन विल गो डाउन. एंड इसका एक सिंपल सा लॉजिक है. जब हम 20s में रहते हैं, वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटी, हम मैरिड नहीं है, द पेरेंट्स आर अर्निंग and parents are not dependent on us, we don't have any liability and all. But as and when we grow, maybe 30s to 45 एक bracket है जहाँ पे हम शादी करते हैं, हम baby plan करते हैं, we plan for car, we plan for home loan, everything. Okay, so जैसे जैसे planning बढ़ती है we require more cash. Okay, so as and when you grow आपकी equity portion कम होते जाती है, depending कि आपका अदर रिस्क मेजरमेंट्स कैसे है. ये चीज़ आपने जो अभी बताई कि आप अभी 40 में हो तो 20s में रखना है, 20s में रखना है, 60s में रखना है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला सेट है या क्या है? इसे थोड़ा डिटेल में बता पाओगे? ओके, सो देयर इज दिस वन एज रूल कॉल्ड एज 100 माइनस योर एज. सो मान लो योर एज इज 40. ओके, 100 माइनस 40 दैट इज 60% यू कैन कीप इन इक्विटी. Rest 40% you can divide between gold and debt or hybrid. Okay, but you have to invest in all three. So 60% goes in equity, 20 or 25% in gold and silver according to market condition, and rest balance portion you can keep in debt or hybrid or bond, anything. ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है. Yeah, मतलब हर कोई अपना it is very basic. हाँ, खुद ही आप कर सकते हो कि मैं इतने साल की हूँ या साल का हूँ, 100 minus 30, 70% I will keep in equity. And you see this works very great with the actual definition कि okay, मैं जितना young में हूँ I can invest more in equity. As soon as I turn 60 I will invest only 40% in equity. So this is very good rule that one should follow. तो क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है या कभी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 1-2 साल के बाद मुझे कुछ प्लान करना है घर के लिए या व्हाटएवर, और अभी मेरे पास कुछ अमाउंट है, तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? Yes, definitely. Usually I suggest my investors कि आप जो इमरजेंसी फंड है वो सेविंग्स बैंक में आपको 3-4% का रिटर्न्स मिलता है. और सेविंग्स बैंक में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप कभी भी उसको यूज़ अप कर लेते हो. सी आई एम अ पर्सन जो इम्पल्सिव बाइंग करता है, एंड आई बिलीव कि आज के जनरेशन में जितने भी लोग हैं जो स्मार्टफोन्स यूज़ करें, एवरीवन हैज़ अमेजॉन, गूगल पे, जोमेटो, व्हाट नॉट. सो वी आर प्रोन टू इट कि हम एक टैप पे अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करते हैं, एंड वेरी इम्पल्सिव. सो कीपिंग योर इमरजेंसी फंड एंड सेविंग्स अकाउंट जो
फटाक से यूज अप कभी भी हो सकता है, इज नॉट एन गुड आइडिया. So I suggest them that okay, even if it is for short term, invest in mutual fund through debt or hybrid. Very good option. As I told you, Kotak Debt Hybrid has given around 18% returns in last 1 year. Similar to that, ICICI Balanced Advantage Fund जो 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, 50% डेट में. सो मान लो कि आपको यू वांट टू कीप इट फॉर 6 months, बट उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ी, तो यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग. सो इक्विटी का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्लस डेट का भी बेनिफिट मिल रहा है. सो इन शॉर्ट रन डेट वुड बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, इन लॉन्ग रन इक्विटी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. ये आपने बहुत अच्छा साइकोलॉजी बताया. एक बटन पे पूरा अकाउंट खाली हो जाता है. हो जाता है. लेकिन एक चीज़ और भी है, हमेशा अंदर से वो आवाज़ आता है जब भी अगर समझो कोई मार्केट क्रैश हो रहा है, तो तभी अंदर से आवाज आता है, अरे यार वहां पर इतना पैसा पड़ा है, एक काम कर फटाफट सेल कर दे. वो लाइक अंदर से वो पैनिक हो जाता है. सेलिंग. तो क्या ये सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि लाइक मार्केट क्रैश हो रहा है लेकिन फिर भी स्टेबल रहना है? आई वुड से जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए. देयर इज दिस वन फेमस लाइन, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, be fearful when others are greedy. If you are a disciplined person and if you follow this rule ना, आप कभी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाओगे. मार्केट अगर डिप दे रही है ना, तो हमें वो बाई करना है, ना कि पैनिक सेल. Why 90-95% रिटेल इन्वेस्टर्स आर मेकिंग लॉसेज इन स्टॉक मार्केट? बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग. देखो अभी जो डिफेंस सेक्टर ने रैली दी, PSU ने रैली दी, ऑलमोस्ट दे गेव 100% रिटर्न्स, 200%, 2x 3x रिटर्न्स. ओके, नाउ डू यू थिंक कि वो सिंगल वे में अपसाइड मूव देगा? नेवर. नीदर स्टॉक मार्केट, नीदर गोल्ड, नीदर एनी ऑफ द थिंग इज गोइंग टू गिव यू सिंगल वन वे अपसाइड मूव. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने 100% बना दिया, अब वो 20% गिर रहा है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? इफ यू आर होल्डिंग इट फंडामेंटली करेक्ट वे, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है. सो डोंट डू पैनिक सेलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. अगर आपको पता है आपने किस चीज़ में और क्यों इन्वेस्ट किया है ना, आप कभी पैनिक सेलिंग नहीं करोगे. सो नोइंग वे यू आर इन्वेस्टिंग, वाई यू आर इन्वेस्टिंग, इवन इफ इट इज़ म्यूचुअल फंड, वाई यू आर इन्वेस्टिंग इज द रीज़न. सो दिस व्हेन यू डू ऑल दिस रिस्क असेसमेंट ना ऑफ योर्स, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है. क्यों किया है? क्योंकि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ. क्यों किया है? क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है. So then you won't panic. Okay, I have to wait 3 years. I will wait. Let the market go down, up or whatever it wants. लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि वो खुद से तो अंदर से आवाज़ आएगी नहीं. मतलब नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि आज मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मुझे दिख रहा है कि हाँ यार मेरा पोर्टफोलियो इतना है. इट इज़ लाइक कि हाँ ठीक है यार फटाफट विड्रॉ कर लो. तो ये सारी चीज़ों के लिए 2 ऑप्शन होता है. या तो मुझे लग रहा है कि खुद सारी चीज़ें एडुकेट कर लो, खुद सीख लो और काम करो, या तो एडवाइज़र के पास जाओ. क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सिंपल थिंग है. इफ माई फादर इज गेटिंग अ फीवर, ओके, या आई एम गेटिंग अ फीवर, आई माइट प्रेफर हैविंग अ क्रोसिन और डोलो. ठीक है, बट वही अगर सीरियस कुछ बीमारी हो गई, मान लो टाइफाइड हो गया या चिकनगुनिया हो गया या फिर डेंगू हो गया, देन डू यू थिंक दिस क्रोसिन एंड डोलो विल वर्क? नो, यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस. सेम वे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जब तक आप कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट. अगर आपको नॉलेज नहीं है, डोंट हेजिटेट टू टेक द एक्सपर्ट एडवाइस. ओके, सिंपल रूल. इफ आई एम नॉट अ IT पर्सन, ऑब्वियसली अगर आप मेरे हाथ में IT का कुछ सामान दे दोगे, इट इज़ बाउंड कि मैं उसको ब्रेक ही करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू. इफ आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड एंड इफ यू गिव मी अ लैपटॉप सेइंग कि ओके ये नहीं चल रहा है, ठीक करके दो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. उल्टे का मैं और बिगाड़ दूंगी. Same, if you're not from finance background or if you're not aware much about investment, आप सिर्फ हाइप के बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, देन पॉसिबिलिटी आप आपके इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करोगे, आप उसको खराब कर दोगे. सेम. सो येस, एक्सपर्ट एडवाइस इज नीडेड if you are not aware about the market fluctuations, or just you are investing on the basis of tips and tricks that are available in market. If you are okay, अगर आप स्टॉक मार्केट पर्सन हो, आपको ट्रेडिंग आती है, आपको इन्वेस्टिंग आती है, आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर पाते हो, आपको पता है रिसर्च कैसे करना है, then do on your own. जनरली तो लोग खाली 2 चीज़ को देखते हैं, या तो निफ्टी 50 देखेंगे या तो इंडेक्स फंड को देखेंगे. ये 2 चीज़ को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हाँ कहाँ पर पैसा जा रहा है. लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे फंड्स होते हैं? या सो व्हाट हैपेंस, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये 2 मेन इंडेक्स है इंडिया के.
आपको यहाँ पे टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज मिलेगी। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है, मान लो हम जब स्कूल में रहते थे, स्कूल में क्या होता था, अगर मैं एकदम 10th 11th पोजीशन पे आती थी, आई डोंट नो यू माइट बी अ टॉपर ऑब्वियसली, बट मैं 10th 11th पोजीशन पे आती थी, तो मेरे घर वाले मुझे पुश करते थे, एंड इवन मेरे माइंड में रहता था नहीं यार 10th नहीं, अब 9th पे आता है, अब 8th पे आता है, अब 7th पे आता है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन वाले हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं कि नहीं यार अब तो मैं सिक्योर्ड हूँ, मुझे सिर्फ अब स्टेबल रहना है, मुझे ये पोजीशन सिक्योर करनी है। सेम आपका निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता है। निफ्टी 50 यानी टॉप कंपनी जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी है, वो उसी पोजीशन को मेंटेन करने का ट्राई करेगी, वो स्टेबल है। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, एंड इफ यू सी लास्ट 10 ईयर्स में निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने 12 to 15% का CAGR रिटर्न्स दिया है, ऑन एन एवरेज 12 to 15%। बट अगर आप हाई रिस्क टेकर हो, जो सोच रहा है कि नहीं 10-12 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना, देन ये आपके लिए मिनिमल रिटर्न्स हो जाएंगे। आप सोचोगे नहीं मुझे और कहीं बेटर 2-4% मिल जाए तो अच्छी बात है। सो देर आर मेनी ऑप्शंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल निफ्टी नेक्स्ट 50, ये वैसे है जो 10th 11th पोजीशन पे। सो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 51 to 100 कंपनीज आती है। अब ऑब्वियसली ये जो पीछे वाले वो ट्राई तो करेंगे ना आगे आने के लिए, राइट। आपका टॉप 100 हो गया, टॉप 100 म्यूचुअल फंड, ये क्या करता है 100 कंपनीज में जो फर्स्ट से लेके 100 है सब में इन्वेस्ट करता है, ओके। फिर आपका हो गया मोमेंटम फंड्स हो जाते हैं। सो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 म्यूचुअल फंड जो है ये 200 टॉप कंपनीज को पिक करता है। अब ये 200 कंपनी एक साथ तो अच्छी नहीं चलेगी, इसमें से जो टॉप 30 कंपनीज चलेगी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और एवरी 6 months में ये मोमेंटम चेंज होता है, ये जो अलोकेशन है वो चेंज होते रहता है। तो वाई, एंड इफ यू सी दे आर गिविंग ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न्स, then why not invest? Correct. And if you see HDFC top 100 mutual fund, Prashant Jain was handling, that is very good fund, top performer में रहा है, काफ़ी अच्छे returns दिए past 10 years में, and it was one of the top fund till now, so why not invest? ऐसा नहीं है कि बेसिक्स तो सबको ही पता है, मुझे भी पता है यार, कोई किसी को फीवर आया क्रॉसिन दे दो, किसी को सर्दी हो रही है सैरिडोन या जो भी है दे दो, ठीक है। बट वेन यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, या फिर अगर कोई बड़ी बीमारी है, इन्वेस्टिंग इज लाइक लॉन्ग टर्म, बीमारी इज ऑल्सो योर लॉन्ग टर्म थिंग ना, कि रह जाएगा आपका बॉडी में। सो देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर। सेम वे यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है पड़ेगी, या बेसिक्स सबको आता है, बट देन यू हैव टू बिल्ड अप। तो ये फंड मैनेजर्स का कितना रोल होता है किसी भी फंड को ग्रो करने में या उनके ग्रोथ में? ओके, सो फंड मैनेजर का ही मेजर रोल रहता है, क्योंकि एट द एंड आप उसको पैसा दे रहे हो। जैसे हम स्कूल के प्रोजेक्ट्स कितना भी अच्छा बना दे, अगर टीचर को हमारा ग्रुप नहीं पसंद तो वो तो हमें यार 5 मार्क ही देने वाली है 10 में से। सेम वे फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मान लो अगर फंड मैनेजर अच्छी नहीं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप का आई टोल्ड यू व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम एक्सिस स्मॉल कैप टू अनदर म्यूचुअल फंड इज बिकॉज वो लोग यार असेट एलोकेशन चेंज ही नहीं कर रहे। यू नीड टू मॉनिटर ना स्टॉक्स, आपने अगर 30 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो यू हैव टू सेल इट एंड बाय न्यू स्टॉक्स। दैट इज योर फंड मैनेजर का रोल, एंड फॉर दैट यू आर चार्जिंग अस एक्सपेंसेस, राइट, यू आर चार्जिंग अस कमीशन। सो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, देन ऑब्वियसली नो वन वुड लाइक टू इन्वेस्ट। सेम वे क्वांट का अगर आप देखोगे, क्वांट के संदीप टंडन जो है, ही इज मैनेजिंग ऑलमोस्ट 20 to 22 म्यूचुअल फंड्स, एंड वन ऑफ हिज गुड स्ट्रैटेजी इज कि वो जब इन्वेस्ट करते हैं, मान लो क्वांट स्मॉल कैप में, तो उन्होंने पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डाला है। ही नोज कि येस रिटर्न्स आर गुड, रिटर्न्स तो बनाने ही है हमें, तभी जाके इन्वेस्टर्स हमारे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, बट ही ऑल्सो चेक्स फॉर रिस्क, एंड व्हेन अ फंड मैनेजर बैलेंसेज आउट योर रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, दैट इज अ गुड फंड फॉर यू। क्योंकि अगर आप क्वांट के देखोगे, भले क्वांट स्मॉल कैप नाम है तो स्मॉल में जाने चाहिए ना, बट 20 to 25% ही इज इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप। वाई? ताकि कल तो जाके स्मॉल कैप ना परफॉर्म करे तो एटलीस्ट यू हैव मिड कैप एंड लार्ज कैप टू
minimize your risk. Yeah. करेक्ट. सो ये आप कुछ स्मॉल कैप लार्ज कैप्स के बारे में बात कर रहे थे. ये सब क्या होता है? स्मॉल कैप लार्ज कैप, आई थिंक ये कैप्स क्या होते हैं, और क्या इसमें और भी कोई अच्छा तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने का? कैप्स यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब जब हम स्मॉल कैप बोलते हैं यानी हम एकदम छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके पास ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है. ओके, बट ये क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है तो ऑब्वियस बात है रिस्क भी ज़्यादा होता है. मिड कैप यानी मिड साइज कंपनीज जिसका अराउंड 15-20,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, एंड इसमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि ये भी ग्रोथ कंपनीज है. तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ग्रोथ कंपनीज है, यानी यहाँ से वो ग्रो करने का पोटेंशियल होल्ड करती है. ओके, लार्ज कैप कंपनीज यानी आपका रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारे हो गए. ओके, इनका लैक्स एंड करोड्स में EUM है, ये काफ़ी सालों से मार्केट में है और ऐसे कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, SBI, ऐसे सब में वो इन्वेस्ट करेंगे. मिड साइज मतलब मिड एज में आ जाती है, एंड स्मॉल साइज मतलब बहुत छोटी रहती है. अब वो ग्रो करेगी, रेवेन्यू बढ़ाएगी, सेल्स बढ़ाएगी, फिर वो बढ़ते जाती है. ओके, सो दिस आर काइंड ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स. एंड अब अगर मुझे एक ही साथ तीनों में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट इज़ द ऑप्शन? एक होता है मल्टी कैप, बट आई वोंट सजेस्ट दैट. वाई? बिकॉज मल्टी कैप में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मल्टी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर्स के पास एक रूल होता है कि 25% मिनिमम आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, 25% मिनिमम मिड कैप में, 25% मिनिमम लार्ज कैप में. ओके, अब होता क्या है कि मान लो जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था स्मॉल कैप बबल है और बर्स्ट हो जाएगा, तो सबने अपना पैसा स्मॉल कैप से विड्रॉ करने लगे. सो स्मॉल कैप स्टार्टेड नॉट परफॉर्मिंग. ओके, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे लार्ज कैप नहीं परफॉर्म करते, स्मॉल कैप नहीं करते कुछ साल के लिए, कुछ मंथ्स के लिए. सो देन फंड मैनेजर्स के पास मल्टी कैप में ना ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि उनको मिनिमम 25% तो इन्वेस्ट करना ही है. देन दे डू नॉट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं चेंज करूँ अपना अलोकेशन. तो इवन इफ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा फंड मैनेजर को. हेंस क्या होता है ना, मल्टी कैप में आपको रिटर्न्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्योंकि एक जनरल रूल है सभी का जो उनको फॉलो करना पड़ता है. नाउ उसी के बदले अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तीनों में तो क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप एज नेम सजेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, यानी फंड मैनेजर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में इन्वेस्ट करता है एक ही म्यूचुअल फंड के थ्रू. अगर मान लो कल तो जाके लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, 2 साल तक वर्क नहीं कर रहा है, तो फंड मैनेजर्स वो लार्ज कैप से पैसा निकाल के स्मॉल और मिड में डाल देगा. स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मिड और लार्ज में पैसा इन्वेस्ट कर देगा. सो दिस वे ही कैन रीबैलेंस एंड डू असेट अलोकेशन एंड स्टॉक्स को वो शफल कर सकता है. बट मल्टी कैप में वो ऑप्शन नहीं है. क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ जो ब्रोकर ऐप्स रहते हैं या वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ पे आपको 5 स्टार दिख जाता है, आप उसको खरीद लेते हो. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप जो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रहता है. देन आई मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं आपको इसमें नहीं करना है, क्यों नहीं करना. सो आई टोल्ड यू ना, वंस यू नो कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करें, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर ईजीली, प्लस आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा. So this is how you have to bifurcate and invest in your money into different types of market cap mutual funds. Amazing. What should be the ideal percentage distribution? अगर मैं ये sectorial funds की बात करूँ तो what should be the ideal percentage distribution? Okay. So these are not sectorial mutual funds. Sectorial is something different. But when you come to कि मुझे कितना small cap में, कितना mid cap में, कितना large cap में invest करना चाहिए. So there is like for example if I am 20 तो एज आई टोल्ड यू क्योंकि मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, मेरा रिस्क हाई होता है. तो पर्सन विद अ हाई रिस्क टेकिंग एपिटाइट कैन इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड कैप. अ पर्सन हु हैज मॉडरेट वो कैन गो विथ ऑल इन विथ बैलेंस्ड अप्रोच. एंड अ पर्सन जो एकदम कंजर्वेटिव है, सी समवन हु इज 20 years बट उसका माइंडसेट है नहीं मुझे इतना रिस्क नहीं लेना. Obviously, a conservative risk taker, then he won't go with small and mid cap, rather he can go with large cap.
Okay, so depends on your risk appetite. High risk means you can go with small and mid cap more. Moderate means you can keep a balanced approach between both of all the three. And someone who is conservative can keep more exposure to large cap. And when we come to sectorial, I don't think one should invest much money into sectorial mutual fund. क्या होता है नाउ ये sectorial? सेक्टोरियल मतलब कैसा कि मान लो इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है बट आई जस्ट वांट इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है बट आई जस्ट वांट डेटा कि आईटी सेक्टर कैसे काम कर रहा है, एफएमसीजी कैसे काम कर रहा है, फार्मा में कितना ग्रोथ है. सो ऑल दिस निफ्टी 50 तो मेन इंडेक्स हो गया जहाँ पे 50 कंपनीज है बट योर निफ्टी फार्मा गिव्स यू एक्सपोजर ऑफ ऑल फार्मा कंपनीज. निफ्टी आईटी गिव्स यू आईटी का एक्सपोजर. सो व्हाट वी डू इज कि मान लो डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगती हूँ. एनर्जी सेक्टर चल रहा है तो आई विल गो ऑल इन विथ एनर्जी सेक्टर. बट दिस इज वेरी रिस्की अप्रोच, वेरी एक्सट्रीम हाई रिस्की अप्रोच. वाई? बिकॉज यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन वन सेक्टर. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक्सट्रीम हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द say defense fund or energy fund, then I would suggest not more than 5% should be there in your portfolio. 5% से ज़्यादा invest मत करना कभी भी कोई sectorial fund में, because then you are taking very high risk and वो एक particular sector. जैसे IT बहुत hype चल रहा है, AI blockchain and everything. But if you see IT sector is not performing since last 3-4 years. अभी थोड़ा परफॉर्म करने लगा है विप्रो एंड ऑल, HCL एंड ऑल. बट इफ़ यू सी लास्ट 3-4 ईयर्स से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं था. इट वॉज वेरी स्टेबल काइंड ऑफ. सो व्हेन यू इन्वेस्ट एंड हैव सो मच ऑफ एक्सपोजर, फिर उसमें अगर रिटर्न्स नहीं मिल रहे देन इट इज़ अ बैड साइन फॉर योर पोर्टफोलियो. सो आई वुड सजेस्ट नॉट मोर देन 5% शुड बी एलोकेटेड टू सेक्टोरियल फंड्स. ग्रेट. वन लास्ट क्वेश्चन, एक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, और सेकेंडली वो व्यूअर्स को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? Okay, so as I told you, discipline is very important. And how you can be disciplined? SIP के through. हर month invest करो थोड़ा amount. Okay. Now, one pro tip or one pro advice I would like to give to our viewers is कि जो आप investment का date रखते हो ना, that should be next date of your salary. मान लो आपकी सैलरी 5th को क्रेडिट होती है या बिजनेस से जो पैसा आता है 5th को आता है, 6th या 7th शुड बी योर SIP डेट. दिस वे यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट कि हाँ पैसे आते ही पहले इन्वेस्टमेंट कट हो रही है, फिर जो भी एक्सपेंसेस है, घूमना फिरना, इधर बैठो उधर बैठो, सुट्टा मारो, जो भी है दैट इज योर चॉइस. बट प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट. दिस वे यू कैन बी वेरी डिसिप्लिन पर्सन. And my viewers can connect with me over Instagram. We also have wealth management thing. So I give advice on mutual fund, insurance. So we have with just 19 rupees, you can book one-on-one call with me. And it's for 1 hour. So on live Google Meet and Zoom, we connect with you. And obviously give you guidance for तो details mutual मैं fund. नीचे description में दे ही दूंगा. हाँ, Anyone done. can connect with you. Yes, Sure. yes. Thank you so much, madam. Thank you so much. It was really insightful. बहुत सारी चीजें मुझे सीखने मिली आज. Thank you so much and namaste.